हेलो एवरीवन, संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पूनम दौलिया हिंदी साहित्य के व्याख्याता आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हिंदी साहित्य जो स्नातक प्रथम वर्ष है उसके प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ विसल देव रासो पढ़ रहे थे, नरपति नाला द्वारा रचित। तो हमने पिछली कक्षा में आपको विसल देव रासो, पहली कक्षा में विसल देव रासो नरपति नालय कथा और कवि परिचय आपको बताया था। उसके बाद हमने कुछ पदों की व्याख्या की थी, सप्रसंग व्याख्या विशेष सहित मैंने आपको बताया था। आगे के पदों को पढ़ने से पहले हम एक छोटे से रिकैप से उन पदों को देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे विसल देव रास नरपति नालय, विसल देवदास नरपति नालय द्वारा रचित। तो आपको तीन पद पिछली कक्षा में पढ़ाए थे, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए। जो पद हमने पढ़े थे उसमें सरस्वती वंदना, वंदना के दो पद थे। देखिए, हंस वाहिनी, आवही खोड़ी, यहाँ पे सरस्वती की वंदना की गई है, सरस्वती से आशीर्वाद मांगा गया है। हंस वाहिनी देवी करी धरई वीर, हे हंस वाहिनी, हे हंस जो सरस्वती का वाहन है, हंस पर को वाहन बनाने वाली देवी, हे देवी सरस्वती, करई वीण जिसने वीणा हाथों में धारण कर रखी है। कुकट कथु बोलू कुलहीन, मैं अपने मुख से कभी कोई बुरी बात ना बोलूं, अपने कुल के जो कुल को हीन करने वाले, कुल को बुरा बनाने वाला कोई कार्य ना करूं, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो तूठा वर प्राम जय, कि हे देवी शारदा, तुमने तूठा मतलब जब तुम प्रसन्न होती हो तभी सबको वरदान देती हो, सबके लिए आशीर्वाद देती हो। भूलऊ अक्षर आणी वहोड़ी, मैं भूल कर भी कोई भी ऐसा अक्षर मुंह से ना निकालूं जिससे कि क्या हो, बुरा हो, मेरे कुल का विनाश हो, मेरे कुल पर कोई दाग लगे, भूल कर भी कोई गलत वचन मुंह से ना निकालूं। विसल रास प्रगासता, विसल देव जो रास में लिखने जा रहा हूँ, प्रगासता जो प्रकाश में ला रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ऐसा जो विसल देव रासों की कथा में कहने जा रहा हूँ। नालय कही जिणी आवई खोड़ी, तो जो नाला है, स्वयं कवि ने अपना नाम लिया है कि नाला जो है वो कहते हैं कि जिस तरह कि कोई भी आवही खोड़ी, मेरे कहने में कोई कमी ना आए, मेरी कथा में कोई रुकावट ना आए, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी कथा अनवरत रूप से चलती जाए, विख्यात हो और कोई बुरी बात मैं अपने मुख से बाहर ना निकालूं। तो इस तरह से सरस्वती वंदना का पहला पद है, जिसमें जो नरपति नालय हैं उन्होंने आज्ञा स्वरूप सरस्वती से लिखने की आज्ञा मांगी है और आशीर्वाद मांगा है। दूसरा पद देखिए, नालह रसायन सबई विनाश, यहाँ पे भी सरस्वती की आराधना की गई है। नाला रसायन रस भरी गाय, जो नरपति नाला है वो कहते हैं कि मैं जो नाला रसायन रास जो लिखने जा रहा हूँ उसे रस भरी गाय, मैं उसे अच्छे से उस कथा का वाचन करना चाहता हूँ, सारे रसों से, सारे आनंद पूर्ण कथा से पूर्ण करना चाहता हूँ। टूटी शारदा त्रिभुवन माई, के हे सरस्वती देवी, आप तो तीनों लोगों पर प्रसन्न होने वाली, तीनों लोगों को आशीर्वाद देने वाली हैं। सगुण समान सा सीख जो रस, तो
और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि सगुण समानसा सीख्यो रास, मैं सज्जन लोगों का ही मुझे साथ मिले और मुझे आशीर्वाद मिले और मैं अपना रासो काव्य को प्रस्तुत कर सकूं। कुखट कुमानसा सीख न लाए, मैं ऐसा कोई भी कुखट यानी कि कोई बुरी बात जबान पे लाकर ना सीखूं, कोई गलत बात ना बोलूं, मेरे रासो काव्य में कोई बुरी बात ना आए, केवल सज्जनों का ही मुझे साथ मिले और अच्छी ही बातें मेरे मुंह से निकले, ना तो मेरे मुंह से कोई बुरी बात निकले, ना ही बुरे लोगों की संगत मुझे मिले। अस्त्री चरित्र घण लख लहे, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अस्त्री चरित्र घण लख लहे, एक ही अखिर सबई विनाश, कि एक भी अक्षर जो मेरे मुंह से गलत होने से सभी का नाश हो जाएगा। अगर मैंने कोई भी एक भी गलती कर दी तो मेरे जितना मैंने अच्छे काम किए हैं, मेरे गुण में जितने अच्छे हैं बातें, उनका क्या होगा, विनाश हो जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा। 80 चरित्र घण लख लहे, कितने 80 कई चरित्रों का जो निर्माण मेरे पूर्वज कर चुके हैं और उसके बाद कितने ही लाखों यश का उन्होंने बखान कर दिया है, यश प्राप्त कर लिया है, लेकिन एक अक्षर गलत बोल देने से मेरे जो अच्छे कार्य हैं, मेरे पूर्वजों के, मेरे कुल के जो अच्छे कार्य हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा, उन सबका वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए हे सरस्वती देवी, आप मुझे पर कृपा करिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने रासो काव्य को पूरा कर सकूं, बुरे लोगों की संगत ना मिले और ना ही बुरा कुछ मेरे कंठ से निकले। तो ये तो था सरस्वती देवी की वंदना। इसमें प्रसंग लिखेंगे आप, फिर से बता देती हूँ। प्रसंग के अंतर्गत जो अपना महाकाव्य शुरू करने से पहले नरपति नालय जी है, विश्वदेव रासो, पाठ का नाम, लेखक का नाम और संकलन करता है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी का नाम बताएंगे और फिर उसके बाद आप बताएंगे कि यहाँ पे कवि ने सरस्वती वंदना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की और सज्जन लोगों का साथ मांगा है, कोई बुरी बात मुंह से ना निकले, इसका आशीर्वाद मांगा है। और उसके बाद व्याख्या में जो मैंने आपको बताया है एक एक अक्षर का, पिछली कक्षा में मैंने डिटेल से आपको बताया है, दो तीन तीन बार इसकी व्याख्या बताइए, दोबारा देख लें वीडियो खोल के, आप इसमें व्याख्या करेंगे अच्छे से। उसके बाद आप विशेष लिखेंगे, ये तीनों विशेष में भाव पक्ष, कला पक्ष, इसका वर्णन करेंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। तो इस तरह से आप पूरी व्याख्या करेंगे। ये सरस्वती वंदना से संबंधित थे, इसीलिए मैंने आपको दोनों पदों का एक साथ बताया। तीसरा एक और पद मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें जो धार नगरी का वर्णन है, धार नगरी का वर्णन, उसके अंतर्गत देश मालव, जिमहान। देखिए यहाँ पे जो मालव देश है, राजा भोज की जो धार नगरी है, उसका वर्णन किया गया है। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के नीचे मध्य प्रदेश का जो, ये तो राजस्थान है, यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश है, तो ये जो जगह है ये मालव प्रदेश कहलाती है। और यहाँ पे धार नगरी है, उस धार नगरी में राजा भोज निवास करते हैं। राजस्थान में अजमेर है, यहाँ पे अजमेर के राजा हैं विसलदेव रासो, विसलदेव जो है वो अजमेर के राजा है। तो मालव देश के राजा अपना विवाह प्रस्ताव कहाँ भेजते हैं, अजमेर भेजते हैं। तो अब यहाँ पे धार नगरी का वर्णन किया गया है। देश मालव माहे नगरीदार, एक मालव देश है, मालव जगह पे धार नामक नगरी है, मालव प्रदेश में धार नामक नगरी है। लोक वसई धनी मन ही उदार, वहाँ पे ऐसे लोग बसते हैं जो धन संपदा से युक्त हैं और जिनका मन क्या है, उदार स्वभाव का है, दयावान है। वावी कुआ सरवर घना, वहाँ पे बहुत सारे कुएं और सरोवर
है, यानी कि जो मालव प्रदेश है वहाँ की भूमि में अपार जल संपदा है और बहुत सारे कुएं हैं, कुओं में पानी है, बहुत सारे सरोवर है, वहाँ पे भी पानी है उनमें। तो ये यही कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे कुएं और सरोवर हैं, जिससे कि क्या होता है, प्राकृतिक संपदा बहुत है, किसान खेती करते हैं और बड़े ही धनी है। राज करे राजा भोज सुजान, ऐसे प्राकृतिक संपदा से युक्त अच्छे उदार लोगों से, धनी लोगों से युक्त राज्य में राजा भोज नामक एक सज्जन व्यक्ति हैं, भोज हैं, बड़े अच्छे राजा हैं, वो वहाँ पे राज करते हैं। न्याय जैसे ही दीप तऊ, उनका जो न्याय है दीपक की लौ के समान प्रकाशमान है, उनका जो न्याय प्रसिद्ध है, दीपक की प्रकाश की तरह उनके न्याय की चर्चा चारों ओर फैलती है। इल वर्तावी इंद्र जिम्हान, उनका बर्ताव जो है, उनका जो यश है वो राजा इंद्र के समान ही फैला हुआ है। राजा इंद्र के सभी समान ही सभी व्यवहार करते हैं, जैसे राजा इंद्र का व्यवहार होता है वैसे ही जो राजा भोज है उन्होंने भी अपना व्यवहार राजा इंद्र के समान रखा है। वो प्रसिद्ध राजा है, उदार राजा है और ऐसी धन संपदा युक्त राज्य के राजा है। तो यहाँ पे आप प्रसंग में लिख सकते हैं वही विसलदेव पाठ का नाम, लेखक का नाम, संकलनकर्ता का नाम, और फिर उसके बाद आप वर्णन में बता सकते हैं धार नगरी मालव प्रदेश की, धार नगरी का वर्णन किया गया है। उसके बाद आप व्याख्या के अंदर पूरी व्याख्या समझाएंगे और विशेष के अंतर्गत भाव पक्ष, कला पक्ष। भाव पक्ष में फिर बता दूं कि आपको प्रसंग के अंतर्गत जो आपने लिखा है वही आप भाव पक्ष में भी लिख देंगे। कला पक्ष में मैंने आपको बताया था ये प्रसिद्ध छंद जिसमें है कड़वक छंद में लिखा गया है, सभी में अप्लाई होगा। भाषा कैसी है, भाषा है डिंगल, और भाषा कैसी है, शैली सरल, सहज, सुबोध, और शब्द कैसे हैं, तद्भव, प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। छंद कड़वक आ ही गया, ठीक है। अलंकार में आप अनुप्रास आंख बंद करके लिख सकते हैं, ये तो कहीं ना कहीं मिल जाता है। ये है पद और तुकांत है, ठीक है। तो ये इतनी सारी विशेषताएं हैं। आप पूरे काव्य में लगभग जब एक राइटर का एक पार्ट होता है तो लगभग सभी में कुछ समानताएं होती हैं, उसके भाव पक्ष को छोड़ के कुछ एक अलंकार अलग मिल जाएंगे, बल्कि एक ही छंद विशेष में कंटिन्यूसली वो जो महाकाव्य लिखा हुआ होता है बदलता है तो वहाँ पे बता दिया जाता है। फिलहाल पूरे के पूरे पद किसमें हैं, कड़वक छंद में लिखे गए हैं। तो इस तरह से आप इन पदों की व्याख्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप इसे लिखना चाहें तो, और आप अपने नोटबुक में भी साथ के साथ नोट करते जाइए। आपको किताबें रखनी पढ़ने के लिए आवश्यक है क्योंकि आपके पास पद लिखे हुए होने चाहिए ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें। तो ये तो थी एक रिकैप हमारी पिछली कक्षा का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। इसी के अंतर्गत विसलदेव रासों के अंतर्गत हम जो धार प्रदेश का वर्णन पढ़ रहे थे उसी से संबंधित पद पढ़ेंगे। उसके बाद विवाह प्रस्ताव जो धार नगरी है वहाँ के राजा ने अजमेर विवाह प्रस्ताव भेजा है, उसके उस विवाह प्रस्ताव पर एक पद पढ़ेंगे। देखिए, पद देखिए, नालह बखाणई नगरी जो धार, जी हाँ बसई राजा भोज
80 सहस्त्र जेके मेमता पंचखोहण जेके मिलई नरेंद्र कर जोड़े नरपति कही है। बीसन पुरी जाने वसई गोविंद। देखिए ये पद है आपके, यहाँ पर धार नगरी का ही वर्णन किया जा रहा है। राजा भोज को जो है इंद्र के समान राजा होने का और इंद्र की नगरी के समान ही तुलना करके बताया जा रहा है। तो देखिए नाला बखाणी नगरी जुदा। नाला जो कवि है स्वयं अपना नाम लेके कह रहे हैं कि जो नरपति नाला है बखाणी यानी कि बखान करते हैं। बखान करना यानी कि सुनाते हैं, सुनाना। क्या बखान कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? नगरी जुधार, धार नामक नगरी का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है जी हाँ, वसई राजा भोज कंधार ऐसी धार नगरी का वर्णन कर रहे हैं जहाँ पे कौन बसता है? राजा भोज नामक जो है राजा कंधार क्षेत्र का राजा वहाँ पे राज्य करता है, वहाँ पे रहता है, बसता है। वसई जी हाँ, जहाँ बसता है राजा भोज कंधार। 80 सहस्त्र जाके मेमन, 80 यानी कि 80 संख्या में, सहस्त्र यानी कि 1000, जेके मेमता यानी कि बहुत बड़े बड़े जो हाथी हैं वो उसकी सेना के अंदर शामिल हैं। पंचखोहण यानी कि पंच यानी कि 5, खोहण यानी कि करोड़। पंचखोहण जेके मिलई नरेंद्र, नरेंद्र यानी कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ राजा या श्रेष्ठ नर, यानी कि श्रेष्ठ राजाओं के समान जो नर हैं उनके 5 करोड़ यानी कि 5 करोड़ पुरुष श्रेष्ठ राजा के समान जो लोग हैं वो वहां पे वहां पे रहते हैं। कर जोड़े नरपति कही। अब जो नरपति है, नरपति यानी राजा, वो हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रार्थना करते हैं सभी के लिए, अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं। तो कर जोड़े नरपति कहे, सारे राजा जो हैं उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। विशनपुरी जाने वसई गोविंद, और उनकी नगरी कैसे लगती है? जैसे विशनपुरी यानी कि विष्णु, विष्णु की नगरी, विष्णु की नगरी लगती है। जाने वसई, जाने यानी कि मानिए, माने, वसई रहते हैं कौन? गोविंद यानी कि कृष्ण, कृष्ण या विष्णु। तो उनकी नगरी ऐसी है जैसे विष्णु के आगे सभी देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, वैसे ही जो जितने भी श्रेष्ठ राजा है वो राजा भोज के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। और उनकी नगरी कैसी लगती है? जैसे विष्णुपुरी हो, जहाँ पे गोविंद यानी श्री कृष्ण विष्णु स्वयं निवास करते हैं। ऐसी ही धार नगरी की श्रेष्ठता है। ये तो था इसका व्याख्या। प्रसंग में फिर मैं बता देती हूँ वापस से सब। प्रसंग के अंतर्गत फिर वही बात, भीषणदेव रास, पाठ का नाम, लेखक का नाम नरपति नालय, संकलन करता
डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इनका नाम बताना है आपको। और उसके बाद में आपको बताना है कि इसमें प्रसंगवश क्या बताया गया है। यहाँ पे धार नगरी का वर्णन किया गया है और धार नगरी को विष्णु की जो विष्णुपुरी है उससे तुलना करते हुए राजा भोज को स्वयं विष्णु के समान बताया गया है। यह आपको प्रसंग के अंतर्गत लिखना है। अब देखिए व्याख्या में मैंने आपको एक बार बता दी, दोबारा से सुन लीजिए। नाला बखाननी नगरी जुदा, जो नाला कवि है वो वर्णन करते हैं किसका, नगरी जो धार नामक नगरी है वहां का वर्णन करते हैं। जिव्या बसही राजा भोज कंधार, जहाँ पे कौन बसता है, राजा भोज नामक राजा बसता है जो पूरे कंधार प्रदेश पर शासन करता है। 80 सहस्त्र जे के मेमता, जिसके पास 80,000 बड़े बड़े हाथी हैं। पंचकुहण जे के मिलई नरेंद्र, और जहाँ पर 5 करोड़ जो है श्रेष्ठ राजा के समान लोग निवास करते हैं। नर जो है श्रेष्ठ, प्रत्येक नर भी क्या है, श्रेष्ठ राजा के समान है। और कितने नर हैं, 5 करोड़ वहाँ पे नरेंद्र निवास करते हैं। कर जोड़े नरपति कही, और राजा भोज की ऐसी श्रेष्ठ वहाँ पे आदर सत्कार है कि सभी जो नरपति का मतलब होता है राजा, जितने राजा हैं वो सभी हाथ जोड़ करके राजा भोज के सामने खड़े रहते हैं। कहते हैं, और वो क्या कहते हैं कि विष्णुपुरी जाने बसे गोविंद, के जो धार नगरी है वो तो विष्णुपुरी लगती है, जहाँ पे स्वयं कृष्ण विष्णु निवास करते हैं। तो कृष्ण विष्णु के समान कौन निवास करते हैं, राजा भोज निवास करते हैं। और धार नगरी किसके समान लगती है, विष्णुपुरी के समान लगती है, जहाँ पे विष्णु निवास करते हैं। तो ये तो थी इसकी व्याख्या। अब विशेष के अंतर्गत तो पहले आप प्रसंग लिख दिए, फिर व्याख्या आपने लिख दी, इसके बाद आप विशेष लिखेंगे। विशेष के अंतर्गत आप जो है सबसे पहले आप इसका चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको आगे विशेष लिखाऊंगी अच्छे से। विशेष में देखिए, विशेष में पहले आपको लिखना है बहुपक्ष, वो मैं बता चुकी हूँ, जो प्रसंग में लिखते हैं वही पंक्ति यहाँ पे लिखकर के यहाँ पे प्रसंग में सदेवरास पाठ का नाम, नरपति नालय कवि का नाम, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त संकलनकर्ता का नाम, और यहाँ पे धार नगरी के राजा भोज की तुलना किससे की गई है, वो धार नगरी विष्णुपुरी के राजा विष्णु से की गई है। यह आपका प्रसंग हो गया। व्याख्या आपने अच्छे से कर दी। विशेष के अंतर्गत भावपक्ष में आपने लिख दिया ये विष्णुपुरी से राजा विष्णु के समान इसकी तुलना की गई है। उसके बाद आप विशेष लिखेंगे। विशेष में मैंने आपको बताया सबसे पहला पॉइंट भाषा। भाषा पूरे काव्य में कैसी है, डिंगल है। कैसी है, सरल, सहज, सुबोध है। और शब्दावली का प्रयोग कैसा है, तद्भव, तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। छंद जो है कड़वक छंद का प्रयोग किया गया है पूरे पदों में। फिर उसके बाद अलंकार आप आंख बंद करके अनुप्रास लिख सकते हैं। पद कैसे हैं, गेय हैं। 6 बिंदु बन चुके हैं हमारे, आप 7वां बना सकते हो। और कोई आपको जैसे तुकांत अलंकार तुक मिलती है, आराम से लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जेके या जी हाँ जेके यानी कि यहाँ पे क्या करा गया, तुलना की जा रही है, यानी हम लिख सकते हैं उदाहरण अलंकार भी। हर कहीं नहीं होता, आप अलंकार आसान पहचान सकते हैं अगर जहाँ पे किसी का उदाहरण दे करके। अभी यहाँ पे विष्णुपुरी का उदाहरण है तो यहाँ पे उदाहरण अलंकार हम कह सकते हैं। अगर सा से सी सम समान जैसे शब्द आते तो उपमा कहते। अभेद आरोप नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे
जेके मिले ही या नरपति कर जोड़े नरपति। आप रूपक भी कह सकते हैं क्योंकि अभेद आरोप है, लेकिन सीधे सीधे आप उदाहरण अलंकार लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह से करिए। तो आपके जैसे 8 पॉइंट बन गए, तो आप इस तरह से विशेष में लिख सकते हैं। तो आपका विशेष क्या हो जाएगा, इम्प्रेसिव हो जाएगा, मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो इसके बाद अगले पद को देखेंगे। आप इसका विशेष सहित इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले पद की ओर। तो देखिए अगला पद, अगले पद में जो विवाह का प्रस्ताव भेज रहे हैं, विवाह प्रस्ताव अजमेर भेज रहे हैं, ये इसके प्रसंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, पद देखिए, फावण भाट, फावण भाट आया अजमेर, आवियौ भोज राजा कौ नालेर, बीसल दे मन मग भाऊ, भानुमती रानी कुमारी की मात, कंचन थाल रने भरियौ, उपरी मंगल मुकी नारे, करौ नरेसर, विनती आओ जान करी, आज सवेर। तो ये पद है जिसमें कि विवाह का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। देखिए, भावण भाट यानी कि जो भाट जाति के लोग होते हैं, उस भावण भाट के हाथों संदेश वाहक के लिए आया अजमेर, वो अजमेर जाता है और भावण भाट के हाथ ही विवाह प्रस्ताव भेजा जा रहा है। आवयु भोज राजा कौ नारेर के, आवयु भोज के राजा जो भोज हैं, उन राजा के यहाँ से नारेर यानी कि नारियल, नारियल जो है वो किसका प्रतीक है, विवाह के प्रस्ताव का प्रतीक है। आवयु भोज के राजा भोज के यहाँ से नारियल के रूप में विवाह प्रस्ताव कौन लेकर आया है, भावण भाट। पीसा देव मन मगहाल, मगहाऊ, मगहाऊ का मतलब है प्रसन्न होना। जो बीसल देव है, अजमेर के राजा बीसल देव है, वो क्या करते हैं, मन ही मन प्रसन्न होते हैं अपने विवाह का प्रस्ताव सुन करके। भानुमती रानी कुमारी की मात, कुमारी यानी कि जो राजकुमारी है, राजकुमारी राजमती, उसकी माता कौन है, भानुमती
रानी भानुमति जो है वो राजकुमारी की राजमती की माता है। कंचन थाल रने भरियौ, कंचन थाल यानी कि सोने के थाल, रने, रने का मतलब है रत्न, रत्नों से भरे हुए आते हैं। जो भानुमति रानी भिजवाती है, जो राजकुमारी की माता है, सोने के भरे हुए रत्नों से भरे हुए थाल भेजते हैं। ऊपरी मंगल मुखी नारियल, और उन रत्नों से भरे हुए थाल के ऊपर मंगल स्वरूप, मंगल यानी कि शुभ कार्य के संकेत रूप में जो नारियल रखा होता है, नारियल उनके ऊपर रखा है मंगल रूप में। जो नारियल है गणेश जी का प्रतीक है, मंगल कार्य का प्रतीक है, तो मंगल कार्य के रूप में नारियल उन सबके ऊपर रखा है। करऊ नरेशर विनती, और वो जो भावन भाट है, जो ये संदेश लेकर आया राजा भोज और भानुमति रानी का, वो करऊ नरेशर विनती, वो राजा से विनती करता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, विवाह का प्रस्ताव देता है। आवो जान करी आज सवेर, कि हे राजा विशद, आपसे विनती है कि आप एक नया सवेरा हो गया है ये जान करके, जब भी शुभ सवेरा आपको दिखे आप बारात लेकर आ जाइए धार नगरी और विवाह करके राजमती को अपने पत्नी बनाइए। कि जब भी शुभ सवेरा आपको दिखे, जो भी शुभ दिन दिखे, उस दिन आप बारात लेकर आ जाइए। तो ये आपके व्याख्या है विवाह प्रस्ताव का जो भेजा है। देखिए आप प्रसंग फिर से बताऊंगी आपको। बीसलदेव रास, पाठ का नाम नरपति नालय, कवि का नाम, संकलनकर्ता डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का नाम, और फिर बताना है कि रानी भानुमति और राजा भोज जो है अपनी पुत्री राजमती का विवाह प्रस्ताव बावन भाट के हाथ अजमेर के राजा बीसलदेव के पास भेजते हैं और उन्हें शुभ दिन देखकर बारात लाने के लिए कहते हैं। हो गया, ये प्रसंग हो गया। उसके बाद आप व्याख्या जो अभी आपको बताई दोबारा देख लीजिए। भावन भाट आया अजमेर, जो धार नगरी का भावन भाट है वो अजमेर आता है। आवे भोज राजा कौ नारियल, जो राजा भोज है उनके कहने पर नारियल के रूप में विवाह प्रस्ताव लेकर आता है। भानुमति रानी कुमारी की मात, जो भानुमति रानी है जो कि राजमती की माता है, वो सोने से भरे हुए थाल, रत्नों से भरे हुए सोने के थाल जो भेजती है और उनके ऊपर मंगल सूचक नारियल रखकर विवाह प्रस्ताव भिजवाती है। करो नरेशर विनती, और फिर वो जो संदेश वाहक है वो कहता है बीसलदेव से, हाथ जोड़कर विनती करता है कि हे महाराज, आप आओ जान करी आज सवेर, कि आप कोई भी आज ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार करिए और कोई भी शुभ दिन सवेरा देख करके आप बारात लेके आ जाइए और राजमती से विवाह करिए और उनको अपनी पत्नी बनाइए। तो ये थी व्याख्या, 2 बार मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद हम व्याख्या के बाद हम करेंगे विशेष। विशेष में फिर से बता दूं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में फिर से वही पंक्ति जो प्रसंग में हमने लिखी है, जो राजा भोज है, धार नगरी के राजा भोज और उनकी रानी भानुमति है, अपनी पुत्री राजमती का विवाह प्रस्ताव बावन भाट के हाथों अजमेर भिजवाती है। सोने के थाल में रत्नों से भरे हुए थाल में नारियल स्वरूप किसी भी शुभ दिन विवाह लाने का आग्रह करती है। ये तो आपके भाव पक्ष में एक पंक्ति में हो गया। फिर कला पक्ष के अंतर्गत आपको मैंने बताया कि सभी पद एक ही क्रम में है, तो अगर बात करें तो पहला क्या हो जाएगा, भाषा। भाषा कैसी है, डिंगल। भाषा कैसी है, सरल। कुछ चीजें हैं आप लोग याद कर लीजिए, परेशान नहीं होंगे, याद रहेगी तो ये भी प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप साथ के साथ प्रसंग व्याख्या विशेष अपनी फेयर कॉपी में कर रहे हैं तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। तीसरा, आप शब्दावली कैसी है, तद्भव, नो चेंज, पूरे काव्य में एक ही जैसी शब्दावली का प्रयोग हुआ है। चौथा, आपके कड़वक छंद,
पांचवा आपके अगर कोई अलंकार है, अनुप्रास आंख बंद करके लिख सकते हैं, मिल जाता है। ठीक है, पद कैसे है, गेय है यानी गाने लायक है, और तुकांत है। अगर और कोई आपको दिख रहा है तो फिर यहाँ पे देखिए कोई आपको अनुप्रास तो मिल ही जाएगा। फिर यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है तो शैली में एक आप वर्णात्मक शैली भी कह सकते हैं। जब किसी चीज का वर्णन किया जा रहा हो तो वहां वर्णात्मक शैली होना आप बता सकते हैं। और किसी से कोई बात कह रहे हो तो उद्बोधन परक शैली हो जाता है। और अगर किसी तरह से किसी चीज़ का विश्लेषण सोच विचार किया जा रहा है तो विश्लेषण शैली लिख सकते हैं। फिलहाल आपके 8 पॉइंट बन जाते हैं जो कि एक व्याख्या को काफ़ी अच्छा बना देंगे। तो इस तरह से आप प्रसंग व्याख्या विशेष के अंतर्गत ये पद इस तरह से कर सकते हैं। फिर से बता दूं, प्रसंग के अंदर आप पाठ का नाम लिखेंगे, लेखक का नाम लिखेंगे, और जो संकलन करता है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, उनका नाम बताकर आप प्रसंगवश बताएंगे विवाह प्रस्ताव अजमेर भेज रहे हैं कर्णधार नगरी के राजा और उनकी रानी भानुमति अपनी पुत्री राजमती का विवाह प्रस्ताव अजमेर के राजा बीसलदेव के पास भेजने का यहाँ वर्णन किया गया है। तो व्याख्या स्वरूप आप पूरा बताएंगे। और विशेष में पहला भाव पक्ष में प्रसंग वाली ही बात लिख सकते हैं। कला पक्ष एक पंक्ति में एक व्याख्या में एक भाव हो सकता है, अधिक अगर वो दो अगर भाव हो एक से अधिक तो लिखिए, अदरवाइज एक भी काफी है। कला पक्ष में मैंने आपको बताया सबसे पहले भाषा, उसके बाद उसकी शैली कैसी है, सरल बहुत सहज है, आसानी से समझ आ रही है। क्यों हर कोई नहीं होगी, ये है क्योंकि ये आप राजस्थान के निवासी हैं और ये राजस्थानी के डिंगल के समीप की भाषा है, तो बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए लिखना गलत नहीं होगा कि भाषा सरल सहज सुबोध है। तद्भव प्रधान शब्दावली है, बताया था तत्सम जो है संस्कृत शब्दावली होती है, ये तद्भव प्रधान शब्दावली बोलचाल की भाषा के निकट है। कड़वक छंद है, स्वयं प्रथम पद में गणपति नाले जी ने लिखा है कि कड़वक छंद में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सभी कड़वक छंद में ही है। अलंकार अनुप्रास मिल जाएगा आसानी से। पद कैसे है, गेय है, गाने योग्य है यानी तुक है उनमें, तुकांत अलंकार है। ठीक है, और शैली वर्णन कर रहे हैं पूरे विवाह प्रस्ताव के भेजने का, तो वर्णात्मक शैली हो जाती है। तो ये तो थे आपके पूरे दोनों पदों की व्याख्या। इसके बाद आपके और आगे पद हैं, उनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा बस यहीं तक। आपके लिए गृह कार्य है कि सारे कठिन शब्दों को याद भी करना है। आपको अपनी फेयर नोटबुक में प्रसंग व्याख्या विशेष के साथ अच्छे से इसे लिखना है, और आपको मैं स्क्रीनशॉट का टाइम देती हूँ। आपके पास मैटर है, आप उस स्क्रीनशॉट को अच्छे से फेयर कर सकते हैं। साथ में आपको बोला है किताबें अपने पास रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सब कुछ बोर्ड पे दिखाती हूँ, लेकिन फिर भी आपके पास अपनी खुद की किताब होना आवश्यक है। साथ के साथ मेंशन करते जाइए अपनी प्रॉब्लम्स को। कुछ ना आए तो वीडियोस हैं आपके पास, रिपीट कर करके आप देख सकते हैं। अगली कक्षा में हम आगे के दोनों पदों का अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा बस यहीं तक। धन्यवाद।